हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 एयर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर बाय विच आवर अर्थ इज सराउंडेड कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ को चारों तरफ से हवा ने घेर रखा है। ये जो हवा की कवरिंग है अर्थ के चारों तरफ, इसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली दो गैसेस के नाम हमें बताने हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में यही दो गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है हीट क्रिएट करना, गर्मी को बढ़ाना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गर्मी बढ़ती है, जो हीट जनरेट होती है, वो कौन सी गैस के द्वारा होती है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो सन से जो रेज आती है, जो हीट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ पर ही रोक के रख लेती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाट इज वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर को हिंदी में हम कहते हैं मौसम। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें हर घंटे जो बदलाव आते हैं या हर दिन जो बदलाव आते हैं उसे हम वेदर कहते हैं। मान लीजिए किसी दिन धूप निकली हुई है तो हम कहेंगे आज का वेदर कैसा है, आज तो सनी डे है। और अगले दिन बारिश हो रही है तो हम कहेंगे कि आज रेनी डे है, यानी रेनी वेदर है। तो ये जो वेदर होता है ये फटाफट से भी चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि अभी तेज धूप निकली हो और 1 घंटे के बाद बारिश होने लगे। तो जब तेज धूप निकली हो तब हम कहेंगे अभी तो सनी वेदर है, अभी तो शाइनी वेदर है, धूप तेज है। और 1 घंटे बाद जब बारिश होने लगेगी तो हम कहेंगे देखो अब तो रेनी वेदर है। तो जब एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन होती है आवर टू आवर, हर घंटे में या हर दिन में, उस एटमॉस्फेयर की उस कंडीशन को हम वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। यानी हमें रेनफॉल के 3 टाइप्स बताने हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है रेनफॉल का द कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जो नॉर्मल बारिश होती है इसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। सेकंड टाइप है दी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब ये ऊपर जो हवाएं होती है ये पहाड़ों से टकराती हैं, माउंटेन्स की चोटियों से टकराती हैं। इससे जो रेनफॉल होती है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। थर्ड टाइप होता है द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये साइक्लोनिक रेनफॉल कौन से होते हैं? जब तूफान आते हैं, जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिल जाती हैं तो इससे जो बारिश होती है, इससे जो रेनफॉल होती है, उनको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि जो हवा है जिसने कि अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है, इस हवा का जो प्रेशर होता है, यानी ये जो हवा होती है, ये जो अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर लगाती है, इसी को एयर प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टिक द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। और यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। और हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी गैस है जो हमें सन से आने वाली रेज से जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचाती है। देखिए स्टूडेंट्स, सन से जो रेज आती हैं वो बहुत खतरनाक होती है।
तो इनमें से कोई एक गैस ऐसी है जो हमें उन खतरनाक रेस से बचाती है, और वो ऑप्शन जो है, जो सही ऑप्शन है, वो है ओजोन, क्योंकि ओजोन ही हमें सन रेस की जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचाती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी, ओजोन। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है। और यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि इसी में हम सांस लेते हैं, इसी में ये क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और हमें यह बताना है इनमें से वो कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें क्लाउड्स नहीं होते, बादल नहीं होते। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर की इस लेयर में बादल नहीं होते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, यानी कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर चलते जाते हैं, तो उससे प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है। इसमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से, या फिर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर रिमेन्स द सेम, यानी कि प्रेशर एक जैसा रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी, डिक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, तो जो प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर होता है, वो डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है when precipitation comes down to the earth in the liquid form it is called। precipitation का मतलब होता है बारिश, रेन। तो यहाँ पर हमसे यही कहा गया कि जब precipitation होती है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं। तीन ऑप्शंस हैं, क्लाउड, रेन या स्नो। तो हम जानते हैं कि जो precipitation है, जो बारिश है, उसको रेन कहा जाता है, क्योंकि रेन ही लिक्विड फॉर्म में आती है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी, रेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, और इसके सामने हमें यहाँ पर 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेड विंड्स के सामने हम लिखेंगे परमानेंट विंड, क्योंकि ट्रेड विंड्स को ही परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है। लू के सामने हम लिखेंगे लोकल विंड। लू क्या होती है, कोई पर्टिकुलर जगह पे जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हीट हो जाती है, तो वहां पर ये लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं। तो लू को हम क्या कहते हैं, लोकल विंड। मॉनसून के सामने हम लिखेंगे सीजनल विंड, क्योंकि जो मॉनसून होता है ये सीजनल होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है साल का जब ये सीजनल विंड्स आती हैं और बारिशें होती है, मॉनसून आता है। और विंड के सामने हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड क्या होती है, जब ये हवा इस तरीके से चलती है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो विंड के सामने हम ये लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीजंस, और फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। यानी जो ह्यूमिड डे होता है, ह्यूमिड का मतलब जब हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसे दिन में, ऐसे ह्यूमिड डे में, जो गीले कपड़े होते हैं उन्हें सूखने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज ऑन अ ह्यूमिड डे देयर इज मोर वाटर इन एयर, यानी कि जो ह्यूमिड डे होता है, इसमें हवा के अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है। सो एयर कैन सोक लेस वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। और जब ह्यूमिड डे होता है, यानी हवा में ऑलरेडी पानी की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे में जो हवा होती है, वो जो गीले कपड़े होते हैं उसके पानी को जल्दी सोक नहीं कर पाती, जल्दी सोख नहीं पाती है। दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस।
इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ह्यूमिड डे होते हैं यानी जब हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जैसे कि रेनी सीजन में मॉनसून सीजन में तो उन दिनों में इवेपोरेशन की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है। इवेपोरेशन क्या होता है? जो आपका पानी होता है जो लिक्विड होता है ये अपने आसपास से हीट खींचता है और गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन होना। लेकिन जो ह्यूमिड डे होते हैं उनमें इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाती है, पानी जल्दी से गैसियस फॉर्म में चेंज नहीं हो पाता तो कपड़ों को सूखने में ज्यादा समय लगता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, यानी कि जो इंसोलेशन का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। तो हमें इसका रीजन बताना है कि ऐसे क्यों होता है। इसको हमने एक डायग्राम की मदद से आपको दिखाया है, हालांकि आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये अर्थ है और यहाँ पर ये सन है। सन की जो रेज आती है अर्थ के ऊपर इनको ही यहाँ पर ये इंसोलेशन कहा गया है। अब इक्वेटर पे क्या होता है, जो सन रेज है वो डायरेक्ट आती है एकदम सीधी आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पोल्स की तरफ देखेंगे तो सन रेज ऐसे टेढ़ी आती है, सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आंसर में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज सन रेज फॉल वर्टिकल ऑन द इक्वेटर while slanting on the poles। तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो सन रेज होती है इक्वेटर पे तो वो सीधी सीधी आती हैं, इसलिए इनका अमाउंट ज्यादा होता है। लेकिन जब ये पोल्स की तरफ आती है तो ये स्लैंटिंग आती है, टेढ़ी आती है, तो ये पोल्स पर इनका अमाउंट कम हो जाता है इंसोलेशन का, यानी कि सन रेज का। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।